सारे विद्यार्थियों का इस नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। सो बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द सिलेक्शन रूल्स। तो सिलेक्शन रूल्स का आखिर मतलब क्या है? सिलेक्शन रूल्स का मतलब ये है कि ऐसे कुछ रूल्स हैं जो कि बताते हैं कि ओनली सिलेक्टेड ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, नॉट ऑल ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। एक तो ये होता है। दूसरा ये भी है कि सिलेक्शन रूल्स ये कहता है कि अगर बाकी ट्रांजिशंस हो भी रहे होंगे, मतलब जो सिलेक्शन रूल्स में हैं वो ट्रांजिशंस के अलावा अगर बाकी ट्रांजिशंस हो भी रहे होंगे तो वो हमें बाहर नजर नहीं आएंगे। सो दे आर इररिलेवेंट, अनइंपॉर्टेंट फॉर अस। पहली बात तो वो ट्रांजिशंस होंगे नहीं। सिलेक्शन रूल जिन्हें एलिमिनेट कर देगा, सिलेक्शन रूल जिन्हें लीव आउट कर देगा, वो ट्रांजिशंस पहली बात तो होंगे नहीं। और अगर हुए तो दे विल बी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, मतलब उससे कोई एनर्जी बाहर नहीं आएगी। और जब एनर्जी बाहर नहीं आएगी तो हमें वो ट्रांजिशन नजर नहीं आएगा। दे विल बी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब यहां पे सिलेक्शन रूल्स चैप्टर में कुछ और भी बातें कही गई हैं। वो बातें क्या हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, चंद बातें। तो लिसन, अ ट्रांजिशन, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू द lower orbit involves emission of the radiation. Hence, such a process is called as a radiative transition. होता क्या है अक्सर कि जो भी अलाउड ट्रांजिशंस हैं, उन अलाउड ट्रांजिशंस में होता यह है कि इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट, मान लो एम स्मॉल एम में से लोअर ऑर्बिट मान लो स्मॉल एम फॉर मुंबई, एन फॉर नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एम फॉर मुंबई, एम और एन सेम साउंड करता है, कंफ्यूज मत हो जाना। हायर ऑर्बिट एम, लोअर ऑर्बिट एन फॉर नो। वहां से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो अक्सर क्या होता है कि बाहर एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसको आंखों से डिटेक्ट करें, हमारे पास वेरियस डिटेक्टर्स भी हैं। तो अगर वो इंफ्रारेड रीजन में भी है जो कि हमको दिखाई नहीं देती है, अल्ट्रावायलेट भी है जो कि हमको दिखाई नहीं देती है, तो भी हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है ये रेडिएटिव ट्रांजिशन है, रेडिएटिव, जिनमें से रेडिएशन बाहर आ रहा है। बट हर ट्रांजिशन रेडिएटिव नहीं होगा। तो सिलेक्शन रूल्स उन्हीं के लिए बना हुआ है जो रेडिएटिव ट्रांजिशन है। यानी कि सिलेक्शन रूल क्या कहता है मालूम है? यही ट्रांजिशन पॉसिबल है, बाकी के जो भी ट्रांजिशन होंगे वो पॉसिबल नहीं है। और अगर होते भी होंगे मान लो, बट वो डिटेक्ट कभी नहीं हो सकते, उनमें से कुछ भी एनर्जी बाहर नहीं आती है। अगर वो होते भी होंगे, पहली बात तो होंगे ही नहीं, बट अगर होते होंगे तो बेसिकली सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग फिजिक्स में जब तक हमें दिखाई ना दे हम उस पर यकीन नहीं करते। अब दिखाई देने का मतलब ये जो आपकी आंखें हैं तो बचकानी चीजें हैं, इनसे दिखाई ना दे की बात नहीं चल रही है। इनसे तो बहुत कुछ दिखाई नहीं देता है, बट फिर वो चीजें हैं। इनसे हमें एटम्स दिखाई नहीं देते हैं, बट एटम्स हैं। इनसे हमें हवा दिखाई नहीं देती है, बट हवा है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसी चीज जो किसी चीज से कभी ना दिखाई दे, मतलब इनडिटेक्टेबल। अगर ऐसी कोई चीज है जो इनडिटेक्टेबल है तो वो सच्चाई नहीं है, हम उसे सच्चाई नहीं मानते। दैट्स व्हाई यूजुअली scientists don't believe in bhoot preta atma and all, because it cannot be tested. It cannot be tested is another important word है, falsified. It cannot be falsified. If something is unfalsifiable then it is not science. Falsifiable का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो चीज false है। Falsifiable का मतलब अगर मैं उसे झुठला नहीं सकता कभी, अगर मैं उसको ये नहीं कह सकता, साबित ही नहीं कर सकता, कोई प्रोसेस ही नहीं है कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत है या सही, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, तो वो चीज अनफॉल्सिफाइबल होगी। और ऐसी चीजें साइंस के डोमेन के बाहर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कल को कोई आके कहे कि यूनिकॉर्न्स होते हैं, यूनिकॉर्न पता है कि वो सफेद घोड़ा होता है जिसके नाक पे से सींग होता है, तो वो मैं साइंस में नहीं पढ़ सकता। क्यों? बिकॉज वो चीज अनफॉल्सिफाइबल है, अनफॉल्सिफाइबल। आई कैनॉट प्रूव इट, आई कैनॉट डिसप्रूव इट। देयर इज नो वे टू आइदर प्रूव इट और डिसप्रूव इट। तो ऐसी चीजें साइंस के डोमेन के बाहर चली जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो अनफॉल्सिफाइबल चीजों को हम साइंस में नहीं पढ़ते हैं। एनीवे, वो सब चीजों से वापस अपना ध्यान इधर ले आते हैं, सिलेक्शन रूल्स पे। तो सिलेक्शन रूल क्या कहते हैं कि वो ट्रांजिशंस जो अलाउड होंगे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, वही ट्रांजिशंस रेडिएटिव ट्रांजिशंस होंगे। उन्हीं में बेसिकली आपको एनर्जी बाहर आते हुए दिखेगी। और बाकी ट्रांजिशंस होते भी होंगे तो पता नहीं चलेगा, और पहली बात तो होंगे ही नहीं, वो ट्रांजिशंस अलाउड ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। वैसे नील्स बोर ने क्या कहा था मालूम है? नील्स बोर ने कहा था कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही है, कोई फ्रीक्वेंसी बाहर आ रही है, कोई लाइट बाहर आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना कैसे? तो हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी अगर करेंगे तो एच न्यू बाहर आएगा।
अरे फोटोन बाहर आएगा ना, हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में अगर आप गए, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है हायर ऑर्बिट्स, तो ये हायर ऑर्बिट m है, ये लोअर ऑर्बिट n है, m से n में गए तो m की एनर्जी माइनस n की एनर्जी, अरे ये 100 जूल का ऑर्बिट है मान लो, और ये है 70 जूल का ऑर्बिट, तो 30 जूल लूज करना पड़ेगा ना, तो 30 जूल जो बाहर आएगा उसी का नाम h न्यू है, 30 जूल। तो ये लाइट बाहर आ गई, एनर्जी बाहर आ गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो बोर के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ऐसे, डिवाइड बाय h कर दो, फ्रीक्वेंसी आ गई। अरे खोपड़ी में बातें घुसी के नहीं। तो ये भी आप लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो, लिसन, आप ये भी लिख सकते हो, इधर ध्यान से देखो, h क्रॉस h न्यू और h क्रॉस ओमेगा दोनों एक ही चीज है, h ओमेगा सॉरी h क्रॉस ओमेगा और h न्यू एक ही चीज है। कैसे एक ही चीज है? कैसे एक ही चीज है? h क्या होता है? h क्रॉस क्या होता है? h बाई 2 पाई होता है। हाँ क्या ना, अकल के बदलो। एक मुझे ये बात बताओ, जो बेसिकली ओमेगा है वो क्या होता है? 2 पाई इंटू न्यू। अरे हाँ क्या ना, ओमेगा इज 2 पाई न्यू या फिर ओमेगा इज 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, वेव मोशन में पढ़ते आ रहे हो बचपन से, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा है, रोटेशनल में भी पढ़ा है। सो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी या ओमेगा इज 2 पाई न्यू, सो न्यू इज ओमेगा बाई 2 पाई। अबे हाँ क्या ना, तो बेसिकली ओमेगा बाई 2 पाई कुछ और नहीं बल्कि न्यू है, तो न्यू एच कैंसिल हो गया, मतलब 1:1 आ गया। अरे यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया सिंपली, ठीक है। 1:1 ऐसा हम लोग कभी करते नहीं है, बट एनीवे, सो LHS RHS सेम है। तो आप चाहे लिखें कि H न्यू लाइट है या H ओमेगा क्रॉस लाइट है जो बाहर आ रही है, तो दोनों बराबर की बात है, दोनों बराबर ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे भाई समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को कि नहीं? आप लोग का रिएक्शन बड़ा ढीला ढाला सा होता है, इंसान समझ नहीं पाते कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एक तो अपने इंडिया में हाँ या ना बोलने का भी तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। फॉरेन कंट्रीज में कैसा रहता है, किसी को पूछा कि भाई समझ में आया, तो बोलते हैं तो इसका मतलब यस, या फिर बोलते हैं नो। अब उन ये कौन सा एक्शन है? अबे ये कौन सा एक्शन है? ना तो ये हाँ दिख रहा है ना तो ये ना दिख रहा है, क्या चीज है? तो प्रॉपर रिएक्शंस दिया कीजिए। सो लिसन, तो फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी बोर का फॉर्मूला EM माइनस EN बाई H है। ये फॉर्मूला क्वांटम मैकेनिक्स में भी कंप्लीटली वैलिड है, ये फॉर्मूला क्वांटम मैकेनिक्स में भी कंप्लीटली वैलिड है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर फर्क इतना है, यहाँ पर फर्क इतना है कि बोर का तो ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जा रहा है, जंप करके जा रहा है, ऐसा कहना था बोर का। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें सिखाया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन टेलीपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉन कहीं से गायब होता है और कहीं पे अपीयर होता है, यहाँ से गायब होगा और यहाँ अपीयर होगा। इट डज नॉट ट्रेवल दैट पाथ, इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड। दैट गैप इज अ फॉरबिडन गैप, इन दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट। वो गैप अलाउड ही नहीं, उस गैप में रहना अलाउड नहीं है। इस बात को समझिए। अगर पहले तो ऐसे वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स होते ही नहीं है, ये सब झूठ है, बट अगर हैं वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मरने लगेगा धीरे धीरे, इलेक्ट्रॉन यहाँ अपीयर होने लगेगा धीरे धीरे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ एक्चुअल में चल के नहीं जाएगा, एक्चुअल में चल के नहीं जाएगा। तो बस खाली वो यहाँ से गायब होगा और यहाँ अपीयर होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वैसे ही जब एक फोटोन आके गिरता है तो अगर वो इस स्टेट में है तो यहाँ से गायब होना शुरू होगा और यहाँ पे अपीयर होना शुरू होगा, अगर ये एनर्जी इस गैप के बराबर है तब। अभी तो पॉसिबल है ना, अरे वरना कैसे जा पाएगा? एनर्जी कम रही तो जा नहीं पाएगा। आई होप कि बेसिक सी बात आप सभी को समझ में आई है, ठीक है। तो ये तो था बेसिक एकदम डिस्कशन। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सभी लोग बिल्कुल अपने होशो हवास में आ जाएं और कान खड़े करके बिल्कुल ध्यान से सुने। इफ द एवरेज पोजीशन ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन with respect to nucleus is time independent, the electron does not radiate। अगर एवरेज पोजीशन किसी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के हिसाब से अगर एवरेज पोजीशन किसी इलेक्ट्रॉन की टाइम इंडिपेंडेंट है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेगा। बट इफ द एवरेज पोजीशन रिलेटेड टू द न्यूक्लियस इज ऑसिलेटरी इन टाइम, then it is going to radiate the electromagnetic waves, and the frequency of the electromagnetic wave radiated will be equal to the frequency of the oscillation। Now listen, आप लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत ही अजीब और गरीब, बहुत ही वाहियात सा स्टेटमेंट लग रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट। इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैंने आपसे पहले कह दिया कि ऐसा वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, पूरे बराबर बने हुए जो ऑर्बिट्स हैं ना, ये सब झूठा कॉन्सेप्ट है, बचपन का कॉन्सेप्ट है, ये सब रियलिटी नहीं है।
ऐसा कोई ऑर्बिट होता ही नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटीज होती हैं। पहले वाले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ऐसा वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स नहीं होते हैं। अरे वेल डिफाइंड ऑर्बिट हो गए तो पता चल गया ना कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन किधर है, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है, तभी तो प्रोबेबिलिटी बनाते हैं ना कि भाई ये न्यूक्लियस अगर है, सपोज ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर, तभी तो हम बनाते हैं ना। तो एस शेल का ऐसा कुछ आता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, और फिर अगर पी का देखेंगे तो इट कम्स समथिंग लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन इस गोले में या इस गोले में कहीं भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये पी ऑर्बिटल है। अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? सो कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटीज ही सच है, ये सच नहीं है। और अगर ये सच होगा तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल झूठ हो जाएगा। वो तो ये कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम, यानी कि सिंपली कह दूं तो एक्स और वी, एक्स और पी, बट पी में क्या, एम तो फिक्स है, तो एक्स और वी दोनों में एक साथ पता हो जाएगा अगर ये हमें पता चल गया तो। क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि अगर उस ऑर्बिट में कोई चीज है तो उसकी लोकेशन पता चल गई। अरे रेडियस का फॉर्मूला है हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर, याद आ रहा है? हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर सच में वहां पे इलेक्ट्रॉन अगर एग्जैक्टली है तो हमें उसकी लोकेशन एग्जैक्ट पता है। और यही नहीं, हमें तो फिर वेलोसिटी भी पता है, तो ई स्क्वायर बाई 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है ये पता चल गया तो हमें मोमेंटम, हमें पोजीशन दोनों एग्जैक्टली एक टाइम पे पता चल गया, जो कि अलाउड नहीं है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को तुम लोग क्या मजाक समझ रहे हो? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुन लीजिए ध्यान से इकरा जी, बिल्कुल ध्यान से, सभी लोग यहां पे गौर से सुनेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस दुनिया की एक अटल सच्चाई है, एक ऐसा सच है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट नहीं है, ये कोई ऐसा ये नहीं है मतलब कि हम शायद ऐसी मशीन ना बना पाए जिससे कि हम पोजीशन और मोमेंटम साथ में डिटेक्ट ना कर पाए, ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्स में मशीन कभी नहीं बन पाएगी, ऐसी मशीन कभी नहीं बन पाएगी, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डिवाइस कभी जिंदगी में नहीं बन पाएगा कि जो एक साथ एग्जैक्टली एक सब एटॉमिक पार्टिकल का लोकेशन और मोमेंटम एग्जैक्ट बता सके। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। यहां तक कि हाइजेनबर्ग ने तो ये तक कह चुका है, हाइजेनबर्ग ने मार्क हिज वर्ड्स, हाइजेनबर्ग ने कहा इफ देयर इज गॉड, if at all there is God, even God in this universe cannot know the exact position and momentum at the same time of the electron. That was his statement. उसने कहा it is impossible, it is because of the nature of the universe. ये यूनिवर्स ही वैसा है, ये यूनिवर्स ही वैसा है, इस यूनिवर्स में नहीं पता कर सकते beyond a precision, beyond some certain minimum value। मतलब एक certain minimum value है जिसको हम लोग h क्रॉस बाई 2 कहते हैं, उससे ज्यादा एक्यूरेसी से वी कैन नॉट नो, अरे वी कैन नो मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली बट नॉट विद एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो ऐसे करके कुछ तो है, ठीक है। मैं ज्यादा इसमें डिटेल में भी फिलहाल तो नहीं जाऊंगा क्योंकि फिलहाल हम क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे डायरेक्टली। सो ये जो है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2, यानी कि h क्रॉस बाई 2 जो भी नंबर है इससे नीचे आप प्रोब नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर घुस नहीं पाएंगे आप, यानी कि इससे ज्यादा और डिटेल में आप जान नहीं पाएंगे। मतलब इतना एरर तो रहेगा ही रहेगा मेजरमेंट में, इतना एरर गारंटीड रहेगा। चलिए एनीवे, तो जब हम प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स कभी पढ़ेंगे जिंदगी में साथ में, तब हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। पर फिलहाल हमारे कहने का क्या मतलब है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से गायब होता है, दूसरे ऑर्बिट में अपीयर होता है, यही सच्चाई है। तो मैं अगर गलती से बीच में जंप वर्ड का इस्तेमाल भी कर दूं तो आप उसे जंप मत मान लेना। कभी कभी हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और पता नहीं चलता हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। तो आप लोग को यही मानना है कि जंप का मतलब, जो सर ने बोला है, जंप का मतलब है टेलीपोर्टिंग, तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाना। समझ में आ रही बात है? तो आई होप कि सभी लोग मेरी बातों को भाई समझ पा रहे हैं कि टेलीपोर्टेशन ही होगा वो। मैं चाहे उसे जंप कहूँ गलती से, पर वो टेलीपोर्टेशन है। टेलीपोर्टेशन वैसे बहुत ही फैंसी वर्ड है, साइंस फिक्शन का वर्ड लगता है, इसलिए उसको यूज मत कीजिए। बट एनीवे, अच्छा बाय द वे हम बात क्या कर रहे थे अभी? ऑसिलेशन की बात कर रहे थे। सभी लोग ध्यान देंगे, ज़ैनब जी बेटा आपका ध्यान है इधर। सो लिसन वेरी केयरफुली। अगर सच में प्रोबेबिलिस्टिक बातें होती हैं, सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन सच में प्रोबेबिलिटी ही है तो प्रोबेबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, 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 ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी का अगर आपने एवरेज निकाला ना तो आपको बेसिकली क्या होता है ना कि यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये एवरेज है, यहां मिल सकता 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 है। एवरेज जब देखते हो ना
तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी आती है, इस तरीके से कुछ वैल्यू आती है एवरेज। सुनो आप, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तो उसका जो एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज प्रोबेबिलिटी, तो उसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो कुछ ऐसी आती है कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोबेबिलिटी बाकी जगहों पे जीरो है। इट्स नॉट लाइक दैट। वहां पे भी है प्रोबेबिलिटी बट कम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। समझ गए? तो अगर ये एवरेज वैल्यू है ना, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। इलेक्ट्रॉन हर वक्त, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कहीं भी हो सकता है। अरे लेकिन उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर 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 वो बदल नहीं रही है, यानी कि जो एवरेज पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से नहीं बदल रही है, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट। समझिए भैया, ग्रेजुएट बनने वाले हैं आप लोग, मेरे एक एक अल्फाज को पकड़िए, समझिए। मैं आपकी जगह बैठा होता तो अपने गुरु का जो ऐसा मुंह से अल्फाज निकले ना, मुंह से होंठ से अल्फाज निकले, पकड़ लेता, गिरने नहीं देता जमीन पे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल वैसे खो जाइए, बिल्कुल फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स को अपनी आत्मा में संभाल लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरे रोम रोम से आवाज आना चाहिए कि फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। जैसे जादू था, जादू मालूम है ना, कोई मिल गया पिक्चर में छोटा जादू, तो धूप धूप, तुम लोग चिल्लाओ फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। ऐसा होना चाहिए। तुम जब कहीं से गुजरो तो फिजिक्स की खुशबू फैल जाए, एक ऑरा फैल जाए दुनिया में। लोग बोले भाई फिजिक्स जा रहे हैं, देखो ये बच्ची देखो फिजिक्स वाली है, ये जा रही है, ये फिजिक्स वाला बच्चा है, ये जा रहा है। ऐसा लोग बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो समझो इस बात को, अकल के पुतलो। अबे इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन तो यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, अरे कहीं भी मिल सकता है। तो फिर तो ट्रांजिशन हमेशा होना चाहिए? नहीं, ट्रांजिशन तभी होगा जब उसकी एवरेज वैल्यू हिलेगी। इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हिलेगा, और उसकी एवरेज वैल्यू टिकी हुई है इधर, उसकी एवरेज वैल्यू यहां टिकी हुई है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या एवरेज वैल्यू उसकी यहां टिकी हुई है। वैसे इलेक्ट्रॉन कहीं भी कहीं भी कहीं भी हिलता रहेगा, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू यहां टिकी हुई है। अगर ये टाइम डिपेंडेंट हो गई, अगर ये वैल्यू हिल गई टाइम के हिसाब से, तो ट्रांजिशन होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर एवरेज वैल्यू नहीं हिली तो नो ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में चुपचाप बैठा हुआ है। अगर एवरेज वैल्यू नहीं हिल रही है तो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में शांति से बैठा हुआ है, एक ही ऑर्बिट में शांति से बैठा हुआ है। लेकिन अगर एवरेज वैल्यू हिल गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां कहीं तो ट्रांजिशन कर गया। अरे जब आप अपनी लोकेशन छोड़ के कहीं और निकल जाओगे तभी तो एवरेज वैल्यू हिलेगी। अरे कभी आप घर पे आते हो 8 बजे, कभी आते हो 8:10 को, कभी आते हो 7:50 को, लेकिन आप इसी के बीच में आते हो कभी भी 7:55, 8:05, 8:03, 7:57, तो आपकी एवरेज वैल्यू 8 बजे टिकी हुई है, एवरेज वैल्यू 8 ही है। तो आपके पेरेंट्स बेचैन नहीं है, उनको मालूम है बच्चा 8 बजे आने वाला है। एटम बेचैन नहीं है, एटम को एनर्जी लूज करने वाला नहीं है, जब उसे पता है कि इलेक्ट्रॉन की एवरेज वैल्यू तो यही है ना। लेकिन जब किसी दिन गलती से आप 8:10 से लेट हो गए, आप 8:30 हो गए, तब पेरेंट्स थोड़े बेचैन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप 9 बजे आओगे तो बेचैन होना स्टार्ट हो जाएंगे कि जब भी आता था तो 8 तक तो आ जाता था, कभी थोड़ा 10 मिनट पहले, कभी थोड़ा 10 मिनट बाद, कभी 2 मिनट पहले, कभी 2 मिनट बाद, आज आधा एक घंटा कैसे गुजर गया। तो बेचैन हो जाएंगे पेरेंट्स, एटम बेचैन हो जाएगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। तो ये जो बेचैनी है, दैट गिव्स राइज टू एक्साइटेशन, और वो एक्साइटेशन की वजह से एनर्जी बाहर आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हिलता रहे, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू अगर इधर ही टिकी हुई है, और वैसे इलेक्ट्रॉन कहीं भी हिलता रहे, उसकी एवरेज वैल्यू इधर ही टिकी हुई है, तो इट विल नॉट रेडिएट। बट अगर उसकी एवरेज वैल्यू हिल जाती है उस जगह से, तब फिर ट्रांजिशन होता है, वो भी रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। आई होप कि ये बेसिक सी बात है, सभी के खोपड़े में घुस चुकी है। अरे भैया 1 किलो पसीना बहाया है, इतनी बातें तो समझ में आ जाना चाहिए। नाइस, ध्यान दे पा रहे हैं आप लोग? सुमैया जी, गुड। सब लोग बहुत ही गौर से सुनते रहिए, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कितना वक्त हो चला है भाई? अरे भैया बहुत कम टाइम बाकी है, क्या किया जाए यार, ये वक्त को कैसे किया जाए। कभी कभी मन करता है कि घड़ी की सुई पकड़ के लटक जाऊं, वक्त को आगे ना बढ़ने दूं, बहुत तेजी टाइम निकल जाता है। ओके, एनीवे फाइन। तो चलिए अब हम लोग है ना रेडिएटिव ट्रांजिशन डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें एक बात याद रखिए कि हम लोग फिलहाल ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन कर रहे हैं ना, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं, मतलब जो भी इसका मोशन है ना, कोई भी ऑसिलेशन हो या कुछ भी हो, इधर उधर हिलना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो बिकॉज एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, 3 डायमेंशन की बातें एक साथ करना, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स अज्यूम कि इफ देयर इज अ ट्रांजिशन एट ऑल,
then it will be along the x-axis. That's some x-axis along which the oscillations are taking place and along which the probability is constant at certain point. अरे मतलब देखो x-axis तो मैं कैसे भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसी x-axis बना सकता हूँ, ऐसी बना सकता हूँ। तो मान लो मैंने x-axis बना दी ना, अब इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी वहां होता है, कभी यहाँ होता है, कहीं भी होता है, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पे टिकी रहती है इस पॉइंट पे। वैसे ही अगली बार अगले ऑर्बिट के लिए यहाँ पे टिकी हुई है, अगले ऑर्बिट के लिए यहाँ टिकी हुई है एवरेज वैल्यू। अगर ये वैल्यू हिली तब जाके ट्रांजिशन होगा। तो सब कुछ जो हो रहा है वो एक्स एक्सिस पे हो रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। वी आर जस्ट अज्यूमिंग व्हिच इज नॉट अ रियलिटी बट अ fairly good representation of the reality. It's not a reality although, but it's a fairly good representation of the reality. So listen, अब बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है, nth ऑर्बिट को ने लोअर करता है, nth ऑर्बिट, उसका वेव फंक्शन है psi n। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है तो उसका वेव फंक्शन है psi m। और ये जो psi n में psi m में है, क्या ये पोजीशन एग्जैक्टली फिक्स है? नहीं, एवरेज पोजीशन फिक्स है। एग्जैक्टली पोजीशन फिक्स नहीं है इलेक्ट्रॉन की, हर मोमेंट पर हर वक्त पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदल रही है ना भाई। तो हमें क्या करना है सुनिए, हमें इसका स्पेस पार्ट और टाइम पार्ट को सेपरेटली लिखना है। स्पेस पार्ट एंड टाइम पार्ट, पोजीशन और टाइम दोनों अलग अलग लिखना है, साथ में नहीं लिखना है। तो इसका भी x और t अलग अलग होगा। तो ये n है, ये m है, इस बात को समझेंगे सभी लोग, अलग अलग लिखना है। अब एक सेकेंड, कोई भी वेव फंक्शन को हम तोड़ सकते हैं ना, psi 1 psi 2 psi 3 में। जैसे हमने पहले तोड़ा था psi ऑफ r थीटा फाई को, psi ऑफ r psi ऑफ थीटा psi ऑफ फाई, जिसका हमने नाम ही चेंज कर दिया था, psi नहीं रखा था फिर, r ऑफ r थीटा ऑफ थीटा फाई ऑफ फाई, ऐसा किया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ पा रहे रीम जी? वेरी नाइस। सो लिसन, तो इसे भी हम तोड़ देंगे, इसके भी दो वेव फंक्शन बना देंगे। एक तो मासूम सा अनचेंजिंग psi x और दूसरा psi ऑफ t। अब psi ऑफ t का फॉर्म कैसा है सुनिए, कभी भी कोई चीज ऑसिलेट होती है तो उसमें साइन और कोसाइन होता है। अरे भैया ऑसिलेटरी चीजों में, मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑसिलेटरी चीजों को? ऑसिलेटरी चीजों को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन से या कॉस से, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to I theta. E raised to I theta is a combination of sin theta and cos theta. अकल के बदलो याद करो, अरे याद करो भैया मैथ्स का ये वाला, ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? डी मोइवरिस थ्योरम कुछ बोलते हैं ना इसको, डी मोइवरिस फॉर्मूला। मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है इसका, आई एम सॉरी डी मोइवरिस, सॉरी आपका नाम गलत ले रहा हूं। सो डी मोइवरिस थ्योरम जो भी है, अबे समझो अकल के बदलो, ये था कि नहीं था तुम लोगों को मैथ्स में? e raised to I theta is cos theta plus I sin theta, या फिर e raised to minus I theta क्या था? cos theta minus I sin theta। तो a combination of both is also a oscillatory wave function। समझ पा रहे हैं इकरा जी? Are you guys understanding it? अमीमा जी, शादाब, वेरी नाइस। तो कहने का मतलब ये है कि ऑसिलेशंस अगर दिखाना है तो तुम यार यहाँ पे लिख सकते हो साइन ओमेगा टी इफ यू वांट, यू कैन इवन राइट कॉस ओमेगा टी, और यू कैन राइट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हिच इज लाइक e raised to I theta। सो इंस्टेड ऑफ थीटा, बिकॉज थीटा डजंट लुक ऑसिलेटरी, अरे थीटा दिख रहा नहीं, ऑसिलेटरी जैसा दिख रहा नहीं है, थीटा तो फिक्स लग रहा है यार, तो इसको ऑसिलेटरी कैसे बना सकते हैं? बाय राइटिंग ओमेगा टी। अरे राइट ओमेगा टी ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कम ऑन, पढ़ाई है ना, ओमेगा इज थीटा बाई टी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो थीटा इज ओमेगा टी लिख दो ना यार। सो e raised to I ओमेगा टी। अच्छा ओमेगा किसका? n का। अरे कौन सा वाला ओमेगा भैया? n वाला ओमेगा ही। वैसे ही यहां पे आप लिखेंगे psi ऑफ x e raised to I ओमेगा mt। हाँ के ना? नाउ लिसन, इसे ओपन करते हैं थोड़ा सा, तो psi ऑफ x e raised to I e n t इसे लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते en by h, हाँ सॉरी h क्रॉस, आई एम सॉरी h क्रॉस। और यहां पर भी psi ऑफ x e, अच्छा बाय द वे आई फॉरगॉट टू राइट n हियर, देयर शुड बी एन n। वैसे यहां पे m रहना चाहिए, अरे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए भैया? गुड। सो e raised to I ओमेगा, ओमेगा की जगह पे हमने क्या लिख दिया है? e m by h क्रॉस t। अरे अभी तो बताया था यार, e इक्वल्स टू h क्रॉस ओमेगा, अभी बताया था। तो ओमेगा इज e by h क्रॉस, या e इक्वल्स टू h न्यू, यानी कि न्यू इक्वल्स टू e by h।
समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत ही बचकान है ना? तो ओमेगा के बदले हम लोग ने En/h क्रॉस लिख दिया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? गुड। वैसे आप है ना यहाँ पे माइनस भी चुन सकते हो, e⁻i मतलब माइनस आई ओमेगा टी भी राइट है, e+i ओमेगा टी भी राइट है। देखते हैं टेक्स्ट बुक ने क्या चुना है, बिकॉज टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमको चलना है ताकि कंफ्यूजन बाद में क्रिएट ना हो। आप लोग यहाँ अलग देखोगे, टेक्स्ट बुक में अलग देखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम के टाइम पे आपको तकलीफ हो सकती है। तो टेक्स्ट बुक ने शायद माइनस चुना है, लेट मी जस्ट चेक। टेक्स्ट बुक ने माइनस चुना है, टेक्स्ट बुक ने माइनस चुना है, तो लेट मी टेक माइनस साइन हियर, बट इट्स इक्वली गुड, इट्स फाइन, कम ऑन। अरे जैसे वेव इक्वेशन जब बनाते हैं, वेव की इक्वेशन, तो वहां पे कभी कभार हम लोग कॉस से भी ले लेते हैं, ए कॉस ओमेगा टी, या कभी कभार साइन से भी ले लेते हैं ना यार, ए साइन ओमेगा टी, चलता है, दोनों चलता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी प्लस ले लोगे माइनस लोगे, इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो हम माइनस लेके स्टार्ट करते हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अच्छा, अगर मैंने एवरेज पोजीशन का फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई किया तो देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर एन में रेस्ट कर रहा है, एन में या एम में रेस्ट कर रहा है, एम फॉर मुंबई, एन फॉर नो, एन में, एन फॉर नो में रेस्ट कर रहा है, एन में रेस्ट कर रहा है, तो क्या उसका वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है या नहीं? लेट्स चेक। अच्छा बाय द वे, ऐसा वेव फंक्शन में लिख पाया क्योंकि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है ना, यही सॉल्यूशन देती है। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन यही सॉल्यूशन देती है एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए इन ओनली वन डायमेंशन। ठीक है, चलिए एनीवे, सो लेट्स नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ दिस राइट नाउ। I just want to check one thing and then it will be all for today. So don't worry. The lecture is going to get finished in a short while. So listen, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है ना n के इर्द गिर्द ही ऑसिलेट कर रहा है। अरे तो ये n है भैया, n है, इसके आजू बाजू में ऑसिलेट कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। सो मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है n के आजू बाजू में ऑसिलेट कर रहा है, मतलब n जो है ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। n क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। इसी के आसपास इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है कहीं तो, ठीक है, और उसका जो ऑसिलेशंस है वो तो टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन हमें ये जानना है क्या इसकी एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू ये भी क्या टाइम डिपेंडेंट है या नहीं, बस ये जानना है। सो लेट्स चेक हाउ डू वी फाइंड एवरेज वैल्यू। कम ऑन, यू जस्ट पुट इट इनटू दीस टू ऑपरेटर्स। ये इसके बीच में डाल देते हैं, अब इसके बीच में डाल देते हैं हम लोग, हाँ के ना, तो इसके बीच में लोग डाल देते हैं, तो साई एन को इसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं ना। एवरेज वैल्यू या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, ऐसे एवरेज वैल्यू ऑफ साई। तो इलेक्ट्रॉन जब एन के आसपास कहीं है तो उसकी एवरेज वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि एवरेज वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। अरे उसकी जो पोजीशन है वो तो टाइम पे डिपेंड कर रही है ना। क्यों? क्योंकि अभी वो यहाँ है, फिर थोड़ी देर बाद का जो अभी आएगा उसमें वो यहाँ है, फिर कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। अरे तो ये तो टाइम के हिसाब से बदलेगा और वो हमने लिखा भी है, लेकिन क्या एवरेज वैल्यू टाइम के हिसाब से बदल रही है वो चेक करना जरूरी है। सो लेट्स चेक। सो लिसन, यहां पे डाल देंगे वैल्यू। डिड आई कमिट सम मिस्टेक? दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी। एवरेज वैल्यू या प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी की एवरेज वैल्यू चाहिए। हाउ डू यू फाइंड दैट? वी डू साई स्टार साई। खाली साई नहीं होता है। लिसन, मैक्स बॉर्न नाम का जो साइंटिस्ट था उसने कह के गया आज से 100 साल पहले कि साई डजंट मीन एनीथिंग। साई का कोई मतलब नहीं है। साई स्क्वायर मीन समथिंग। साई स्क्वायर गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी। साई का कोई मतलब नहीं है, साई स्क्वायर का मतलब है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, सॉरी एवरेज वैल्यू। So let me do that for you, don't worry. Gosh, it's too hot in here. Okay, so how do we find average position of the electron? Listen, this is not the way to write it, I'm sorry, I made a mistake. Average position चाहिए ना, अरे average wave function नहीं चाहिए, average position चाहिए. So you have to write it like this. Position average चाहिए ना, wave function का average नहीं चाहिए, position का average चाहिए. तो the way to do this is from minus infinity to plus infinity. You take the integration. You put a psi star here, psi star. जिसका भी average value पता करना है, put that value here. अरे put that thing here. अगर यहाँ पे kinetic energy दिया है, put kinetic energy. Potential energy दिया है, put potential energy. और साई के बीच में रखो। क्यों? क्योंकि साई के हिसाब से पता करना है ना, इस साई के रिस्पेक्ट में पता करना है कि पोजीशन ऑसिलेटरी है कि नहीं। और यहाँ पे रख दिया साई वापस से। ये स्टार है, स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट।
अरे इसमें अगर ई रेस टू माइनस आई थीटा है तो ये ई रेस टू प्लस आई थीटा होगा, इसमें ई रेस टू अगर प्लस आई थीटा है तो इसमें ई रेस टू माइनस आई थीटा होगा। इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं भाई, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे आ जाएगा dx, dx करेक्ट। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साई एक्स, अच्छा फॉर nth स्टेट करना है बाय द वे, एवरेज पोजीशन इन द nth स्टेट, ठीक है। तो nth स्टेट के लिए कर रहे हैं, तो साई एन आ गया ई रेस टू, अच्छा इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि ये तो इसमें तो आई है ही नहीं ना, इमेजिनरी नंबर माइनस प्लस होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा ना। अरे स्टार है भाई, स्टार है, अरे स्टार है क्या नहीं है, स्टार इस पे भी लगाओ और इधर भी लगाओ। इधर लगाने का मतलब है जो माइनस था प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस। तो आई ई एन एच सॉरी ई एन टी बाई एच क्रॉस। अरे आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं जरा जल्दी कर पाऊंगा, आप लोग भी मदद करते हैं ये बोलने में। साई एन एक्स, ये स्टार वाला नहीं है, स्टार वाला नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू क्या था, माइनस आई ई एन, अरे जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट लिखना पड़ेगी, ई एन टी बाई एच क्रॉस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इज दैट राइट? करेक्ट है, यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है भाई। अच्छा अब इधर देखो, इसको और इसको देखो, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं बोलेंगे, मतलब इक्वल है। और हाँ या dx करेक्ट, गुड, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मिस रीम। चलिए एनीवे, तो इस दोनों को जो है हम लोग कैंसल आउट कर देते हैं, हाँ क्या ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं? सो कैंसल आउट करते ही आप देख सकते हैं कि जो हमें एवरेज पोजीशन आ रही है, इज दैट थिंग विजिबल इन द वीडियो? आई डोंट थिंक सो, इज दिस विजिबल? ओके फाइन। सो लिसन, एवरेज पोजीशन जो आ रही है, द टाइम गॉट एलिमिनेटेड, गॉड डैम इट, कम ऑन, ऊपर ही लिखो, हाँ ओके, यहाँ पे दिख रही है मेरी उंगली, ओके फाइन। सो मैं यहां से इसको हटा देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं एवरेज पोजीशन जो है, फॉरगेट दिस, सो इट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई राइट ऑफ एक्स एंड स्टार एक्स साई एक्स dx, that's it. You don't need to solve it further right now. We are going to solve it, but in the later derivations, yeah, what we wanted to prove, हमें क्या prove करना था? खाली ये बताना था कि time will not remain in this. Yeah, n is there, correct. I'm sorry, n is there. तो आप देख सकते हैं कि जो एवरेज पोजीशन है, वो टाइम इंडिपेंडेंट हो गई। अरे समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन भले यहाँ वहाँ नाचता रहे, और उसका जब एवरेज निकालते हैं ना तो वो इधर ही मिलेगा, तो एवरेज पोजीशन बदलेगी ही नहीं। वैसे ही अगर मैं एम स्टेट कोई तो ले लूंगा, वहां भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी नाचेगा लेकिन उसकी एवरेज पोजीशन यही मिलेगी। लेकिन जब एवरेज पोजीशन ही सरक जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, कहीं और चला गया, ट्रांजिशन हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ट्रांजिशन, और जब ऐसा वाला ट्रांजिशन होगा उसमें से निकलेगा क्या? एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया? गुड, वेरी नाइस। तो एवरेज पोजीशन, अच्छा जैसे हमने ये साई एन के लिए प्रूव किया एक्स एन, वैसे ही एक्स एम भी तो प्रूव कर सकते हैं ना, सेम ही आएगा, खाली जहां पे एन लगा है वहां पे एम हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? अब अगली बार हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो फिर साई ऐसा नहीं लिखा जाएगा, साई मिक्स्ड साई लिखा जाएगा। मिक्स्ड साई मतलब क्या होगा मालूम है? हमारे साई की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी जिसमें साई एम में होने की उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है और साई एन में होने की उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं उसके पास, वो एम में भी और एन में भी, दोनों में है। व्हेन इट इज मेकिंग अ ट्रांजिशन, व्हेन इट इज नॉट मेकिंग अ ट्रांजिशन, दिस विल बी 0, दैट विल बी 1, हाँ क्या ना? जब वो ग्राउंड स्टेट में है, दिस विल बी 0, दैट विल बी 1, तो इट्स इन कंप्लीटली nth ऑर्बिट। व्हेन इट इज गॉन अप हायर स्टेट में चला गया, एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया, तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, so it is an nth state. But when it is making a transition, this will not be 1, this will not be 1, this will not be 0, that will not be 0, but somewhere in between. This will be like 0.6, that will be like 0.4, this will be like 0.2, that will be like 0.8, something like that. ऐसा कुछ तो होगा, mixture होगा, यानी कि it is disappearing from somewhere and it is appearing somewhere else. Are you understanding it? तो जब वो ट्रांजिशन करेगा तब ये मिक्स होगा। अबे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? फाइन, सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।